हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक है, मतलब ये इसका पार्ट 2 है। मतलब आधा मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया है और आधा आज मैं आपके सामने कवर करूँगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। और अब हम जानते हैं इसके बारे में। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये चैनल कवर करता है यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकेट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डीपीएसपी के बाकी के आर्टिकल जो बचे हुए थे और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में फ़र्क क्या होता है और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे इस पार्ट से, मतलब ये जो पार्ट 4 है, हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बाहर भी हैं कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम कहाँ से कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 45 से लेके 51 तक। आर्टिकल 36 से लेके 44 तक हमने पिछली वीडियो में कवर करा। अब पढ़ते हैं आगे से। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आर्टिकल 45 ये क्या कहता है? ये स्टेट को बोलता है कि स्टेट चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे ध्यान देगी। किसकी? चिल्ड्रन की, जो हैं 6 साल से कम उम्र के। ठीक है, जो भी बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनकी एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर पे ध्यान देना है स्टेट को। तो ये है आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 है कि जो भी एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन है उनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो देखो, जैसे एससी, एसटी, अदर वीकर सेक्शन थे, वो पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन और इकोनॉमिक टर्म्स में वो बहुत पीछे थे। ठीक है, तो उनको हमने बहुत सारा प्रमोट करा, स्टेट ने प्रमोट करा, तो आज वो अच्छे लेवल पे दिखते हैं। अब तो समानता दिखती है हमें हर जगह। तो ठीक है, ये सब अच्छे से हो चुका है। तो ये कहता है आर्टिकल 46। ठीक है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 बताता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है क्या, कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करे और पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करे। ठीक है, जैसे आपने देखा अब कोरोना वायरस फैल रखा है, तो ये किसकी ड्यूटी है कि पब्लिक हेल्थ को ठीक करने की? स्टेट्स की। इंडियन गवर्नमेंट, पूरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब काम कर रहे हैं क्या बनाने पे? वैक्सीन बनाने पे। इवन हर कंट्री काम कर रही है। तो ये क्या है? स्टेट की ड्यूटी है कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ओके, ये कौन सा आर्टिकल डिफाइन कर रहा है? आर्टिकल 47। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 48। ये क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, कृषि। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? देखो, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशुपालन होता है। मतलब पशुओं की जो भी कर रहे हैं हम, अगर मान लो गाय हमने पाल रखी है तो उनके ब्रीडिंग, दूध निकालना और ये सब, उनको चारा देना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री का ही काम है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। ये आता है 48 में। और 48A में क्या आता है? देखो, दोनों बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो, 48 एंड 48A ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड है। लेकिन 48A में क्या आ रहा है? जो हम नेचर में काम कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। और 48A में क्या आता है? एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जो भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब का, और एनवायरनमेंट भी आपको पता ही है, पानी वानी सब कुछ एनवायरनमेंट में ही आता है। तो इन सब का प्रोटेक्शन करना है, ये सबकी ड्यूटी है एक तरीके से। तो 48 और 48A आपको याद हो गया होगा बहुत इजीली, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 49 देखते हैं। देखो, 49 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट जैसे लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? देखो, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में इंडिया को याद करता है तो ज़रूर इन चीज़ों के बारे में सोचता होगा, लाल किला, आगरा, कि ये सब है इंडिया में, इसी से हमारी एक पहचान है एक तरीके से। तो ये क्या हो गया? मॉन्यूमेंट्स। और क्या हो गया? नेशनल इंपॉर्टेंस को जैसे हम वो बोल सकते हैं, जैसे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी इस्टेब्लिश करी थी कहाँ पे? गुजरात में गवर्नमेंट ने। तो वो भी क्या है? नेशनल प्रॉपर्टी है ना, तो उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये कब आता है? आर्टिकल 49 में। ओके, अब देखो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहेंगे, मतलब सेपरेट रहेंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों एक दूसरे को दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 50 में आता है ये।
और आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। कौन? स्टेट। जैसे मान लो बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट नेबर कंट्री है, नेबर स्टेट है, वो है वेस्ट बंगाल है एक, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल पीस के ऊपर काम करना है और सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे कि बांग्लादेश थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन बिगड़ जाए बांग्लादेश के साथ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। स्टेट को प्रमोट करनी है क्या? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, अलग कंट्रीज़ के साथ, ओके। और ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह या बयानबाजी नहीं करनी है कि जिससे थोड़ा टैम्पर हो सके किसी के भी रिलेशन को अपने फॉरेन रिलेशंस के साथ। तो ये सब चीज़ें आती हैं आर्टिकल 51 में। तो ये क्या है? डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी स्टेट को अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए या फिर फॉरेन रिलेशन डेवलप करने के लिए करना है, यही सब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, सिंपल टर्म्स में। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आर्टिकल तो हमारे कवर हो गए 51 तक। इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए थे 36 से 44 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो 48 एंड 48A इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड 50 एंड 51 ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 आर्टिकल इसमें आपको याद करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नॉर्मल फैक्ट्स, ओके। पहला, डिफरेंस किस में? फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में। देखो दोनों बहुत आपको सिमिलर लगते होंगे। जैसे फंडामेंटल राइट में ही बोला था कि बच्चों की एजुकेशन पूरी करानी है, ठीक है, बच्चों को एजुकेशन कराने देनी है, और डीपीएसपी में भी यही बोल रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये सिमिलर टाइप के लग रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है, डिफरेंस है। ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, डायरेक्टिव्स रिक्वायर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन, मतलब और एफआर मतलब ये प्रोवाइडेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखो, इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन मतलब डायरेक्टिव्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं नहीं, लेकिन अगर स्टेट कोई चाहे तो इसमें से कुछ आर्टिकल या फिर सारे आर्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकती है। मतलब स्टेट की गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट कौन होती है? लेजिस्लेशन नीति होती है। तो स्टेट की लेजिस्लेशन अगर इम्प्लीमेंट करती है इसको अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन जो एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स, एफआर हैं, ये अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, मतलब ये इंप्लीमेंट हो रखे हैं, ठीक है। समझ आया आपको? डायरेक्टिव को जरूरत है लेजिस्लेशन की, मतलब वो इंप्लीमेंट करे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पहले से ही हमें मिले हुए हैं, ये हर नागरिक का अधिकार है, ओके। अब है डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। देखो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं कोर्ट में। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आप देखना एक बार उसे। उसके बाद में इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव्स, किसकी अहमियत रखी जाएगी? अहमियत रखी जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, ओके। अगर कभी भी डिफरेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है एफआर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, तो फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स को हरदम ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 है इसके मेजर डिफरेंसेस। उसके बाद में अब हम देखते हैं आगे। आपको मैंने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बाहर भी हैं कुछ, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक तो पार्ट 4 ही हो गया, तो इसमें जो भी कवर हो गए वो डायरेक्टिव थे, लेकिन 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हैं, लेकिन वो बाहर आते हैं पार्ट 4 से, ओके। ये कौन कौन से हैं? देखो, आर्टिकल 335 सबसे पहले। 335 में क्या आता है? SC एंड ST को अपॉइंटमेंट मतलब सर्विसेज में, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है? SC एंड ST का क्लेम होगा यूनियन एंड स्टेट की सर्विसेज में। जैसे जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें SC ST के लिए रखते हैं ना, प्रमोशन साइड में रखते हैं कि रिजर्वेशन होती है एक, तो वो क्लेम होगा इसका, SC ST को क्लेम देना है, ठीक है। ये हो गया 335 में। 350A में क्या है? 350A में है कि स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब देखो, जो भी प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन होगी ना, जैसे प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है? 5th तक, UKG LKG ये सब से लेके 5th तक होती है, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी स्टेज तक मदर टंग को बढ़ावा देना है स्टेट, किसको? स्टेट को, मतलब मदर टंग में उनकी पढ़ाई हो सके ताकि बच्चे सीख पाएँ। किसके? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के। तो जो भी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जो भी बंदे आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन का ये जरिया होगा, मतलब एजुकेशन कराई जाएगी उनकी मदर टंग में, ओके। 350A में ये बात करी गई है। और आर्टिकल 350 में है
351 में यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज, मतलब यूनियन को हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है, ठीक है। और ये अब हो भी रहा है एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टिव्स आपको समझ आ गया। 335 में क्या है, SC/ST का सर्विसेज में क्लेम। 350A में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन जो होगी वो उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करानी है। और 351 में क्या है, यूनियन को प्रमोट करनी है हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी को बढ़ावा देना है, ठीक है। देखो आज मैंने इसमें आपको डायरेक्टिव्स कवर कर दिए हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, दोनों वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। 20 मिनट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत ईजी तरीके से कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इनके बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं इस टॉपिक से। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा कुछ MCQs जो आपको एक फैक्ट्स को एकदम ही क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।